बात करेंगे अपने इस सेशन में फ्रोजन फ्रूट्स के एक्सपर्ट के साथ। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आज फिर आपके साथ एक एक्सपर्ट एपिसोड लेके आया हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग पे। फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर हम फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट से शुरू होता है, फिर आप डेयरी की बात करते हैं, फिर हम फ्रूट वेजिटेबल की बात करते हैं, फिर हम स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स की, फ्रोजन की, पैकेज फूड की बात करते हैं। तो बहुत बड़ा सेक्टर है। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ जो है वो चिप्पी शर्मा जी हैं, जो एक्सएलआरई के ग्रेजुएट भी हैं और फूड प्रोसेसिंग में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। तो आज हम बात करेंगे केन फूड की। लेकिन अभी हम आपको इस सेक्टर के बारे में बताने की थोड़ी सी जरूरत समझते हैं। एक ऐसा सेक्टर है जो हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी उम्र भी है और एज वेल एज हमारी पूरी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। और अगर हमारा जो 30% 40% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो वेस्ट जाता है क्योंकि हम प्रॉपर उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, किसान को प्रॉपर रेट नहीं मिल पाता। जिस इकोनॉमी का पूरी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे हो और उसको हम प्रॉपर रेट इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, लोगों को जानकारियां नहीं है। अगर लोग कोल्ड स्टोरेज लगाते हैं तो वो सिर्फ कोल्ड स्टोरेज तक सीमित रह जाते हैं, उसके बाद वो प्रोसेसिंग लाइन नहीं लगा पाते। जो लोग प्रोसेसिंग लाइन लगाते हैं वो शायद प्योरी और इंडस्ट्री यूज तक प्रोडक्ट ही दे पाते हैं, वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं जा पाते। तो बहुत सारी एज है। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि हम अलग अलग बीच में जब ड्यूरिंग द एक्सपर्ट टॉक हम आपको पूरे सेक्टर्स बताएंगे जहाँ पे हम एग्रो जितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है उस पे काम कर रहे हैं, हम बेकरी पे काम कर रहे हैं, हम जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल पे काम कर रहे हैं, हम अलग अलग तरीके के स्पेशलाइज्ड फूड पे काम कर रहे हैं। हम जो है वो इस इंडस्ट्री के लिए अलग अलग एक्सपर्ट के साथ मिलके आपको एक ऐसा ओवरव्यू देना चाहते हैं जहाँ पे आप इंडस्ट्री को देखें। जो हमारी इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज है, जो हम हर हफ्ते 2 से 3 इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री रिलीज करते हैं, फिर ऐसे एक्सपर्ट टॉक्स करते हैं जहाँ पे आप कोर नॉलेज लें, क्योंकि सिर्फ आप 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो देख के कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। उसकी जो है वो, जैसे आज हम केनिंग पे बात करेंगे, लोग सोचते हैं केन फूड है, ये जो है वो हाइजेनिक नहीं होगा, इसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होगी, हम इसको कैसे, आप ये सोचिए ना कि आपने प्रोसेस करके उसको प्रिजर्व करके उसको एक यूटिलाइज और स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए आपने कितनी कॉस्ट सेव कर ली। अगर आप कॉस्ट वाइज देखेंगे तो वो शायद जो पर केजी की कॉस्ट नॉर्मल फूड की या नॉर्मल प्रोडक्ट की अगर वो एक्स अमाउंट है तो ये अमाउंट जो है वो 3x हो जाता है, 4x हो जाता है, 5x हो जाता है आफ्टर भी प्रोसेसिंग, और हमेशा अवेलेबल होता है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसपे आप बात करेंगे। ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट पे आप काम करिए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग MFPI जो है वो आपको कैपिटल ग्रांट देती है 25%, 35%। इसमें आपको हेल्प करती है इंटरेस्ट सब्सिडी के शेप में, यहाँ हेल्प करती है आपको। लैंड अगर आप ले रहे हैं तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट लैंड में स्टैम्प ड्यूटी पे हेल्प करते हैं, GST की हेल्प होती है। हर तरीके से आपको, मतलब अगर आप 50 लाख तक यूनिट लगाते हैं तो इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, मतलब 100% है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। आप कुछ भी अगर प्लान लगाते हैं तो आपको एक अमाउंट, एक्स अमाउंट तक अलग अलग कैटेगरी है जिसमें आपको 25% और किसान संपदा में 35% तक आपको ग्रांट गवर्नमेंट देती है। तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका हिंदुस्तान में बहुत स्कोप है, जिसको फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। इतनी वास्ट है कि हम बेकरी पे अलग बात करेंगे, बेकरी में ब्रेड अलग बात करेंगे, और हमारे इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो वेबसाइट है, जो मैं आज आपको इन बिटवीन या लास्ट में दिखाऊंगा, जो हमारा मोबाइल ऐप है, वहां पे सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सारी इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, सारे एक्सपर्ट एपिसोड, सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा, जहाँ पे आप एक सेक्टर में रजिस्टर्ड होके उसमें सारी इंफॉर्मेशन आप पा सकते हैं। अपने आप को, अपने आइडिया को नर्चर कर सकते हैं, अपने आइडिया को और जो है वो बेटर कर सकते हैं, और हमारे एक्सपर्ट से बात करके उनसे मिलके आप उसको एज ए कंप्लीट वेंचर के शेप में उसको लॉन्च भी कर सकते हैं। तो शिप्पी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इतना वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं और आप इतने बढ़िया ढंग से अपनी इंडस्ट्री को इतनी बड़ी पहचान आपने दी है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि जो हमारा ये एंटरप्रेन्योर इंडिया जो टीवी यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा हमारा मोबाइल ऐप है और हमारा पोर्टल गवर्नमेंट का पोर्टल है uddumi.org, उसको भी हम ही रन करते हैं, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ MSME के करीब 1 लाख से ज्यादा बेनिफिशरीज हैं। तो ये सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, और बहुत लोगों को
बहुत वो रहता है कि केन फूड जो है वो बहुत बड़ी कंपनी कर सकती है, केन फूड के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, केन फूड जो है वो हम अगर बना, मार्केट कहाँ है, इसको बेचेंगे कहाँ पे, लोग इसको इसके रेट देंगे कि नहीं देंगे। तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इस पे मार्केटिंग पे, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा प्लस वो है कि इसको मार्केट कैसे करते हैं और इसकी टेक्निकलिटीज कैसे, इसको इसमें क्या क्या है, हम आपके लिए पूरा फोरम ओपन करते हैं। तो प्लीज आप अपनी एक्सपर्ट पहले थोड़ा सा अपने बारे में आप ब्रीफ करें और उसके बाद हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पूरी एक्सपर्टाइज। थैंक यू मुकेश जी फॉर द काइंड लाइंस। हमारे बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। हमारी कंपनी का नाम है होली लैंड और हमारे कैंड प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं बाय द नेम ऑफ गोल्डन क्राउन। सो हम सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कैंड फॉर्म में, विच आर बेसिकली स्टेरिलाइज्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हम मार्केट में अपने ब्रांड गोल्डन क्राउन के अंडर अक्रॉस इंडिया थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क मार्केट करते हैं। वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस पास्ट 25 odd years and given our company is associated not only with the distributors, we have a back-end integration also, जहाँ हम farmers से directly produce collect करते हैं. So it's an end-to-end integrated supply chain that our company has got now, from the farmer till the end consumer. इसमें जी आप ये कोशिश करते होंगे जो आप प्रोड्यूस केन करते हैं उसमें जो हमारे फार्मर्स हैं उनको भी आप ट्रेनिंग देते होंगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग वो आपकी क्वालिटी का वो प्रोड्यूस दे सकें आपको। Sir, definitely. Farmers right now there are certain products जैसे बेबी कॉर्न है, जैसे मशरूम है। So हर जो भी फैक्ट्री लगाता है उसे अपने जो सोर्स वेंडर है जो उसे रॉ मटेरियल दे रहा है, हर फैक्ट्री वाला उसे चाहिए जो इनवर्ड रॉ मटेरियल है वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी का हो। इट शुड बी अ स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी सो दैट द आउटपुट मटेरियल इज अ स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी। If you want an input standard quality, you have to train your vendors, you have to train those farmers. उन्हें बताना पड़ता है कि हाँ कि अगर आपको बेबी कॉर्न हार्वेस्ट करना है तो वो जब इतनी लंबाई हो जाए उसकी, if the baby corn is of let's say x length, तब आप उसे हार्वेस्ट करें। अगर जब मशरूम हार्वेस्ट करें तो this is the time when you should harvest mushroom. So there is farmer training involved at various levels, at various stages, so that you ensure that the inward quality of the raw material that you're getting for your factory is standardized. Who are the main purchaser of this type of canned food or canned material or canned which you are producing or manufacturing? Canned products globally are one of the most traded products. जो canned food है ये it's very widely accepted in retail, in institutions, in hotel, restaurants, caterers worldwide, not just India, in worldwide. इंडिया में ज्यादातर ताजा फल सब्जी खाने का चलन है, but outside India people are used to using canned beans, they are used to using canned mushrooms, they are used to using canned sweet corns, whatever vegetables they consume, it is basically canned. And that is also because कि हर फल सब्जी पूरे साल नहीं मिलती है, उसका एक पर्टिकुलर सीजन होता है। उसे पूरे साल की अवेलेबिलिटी तभी हो पाएगी जब हम उसे कैन करेंगे या उसे प्रिजर्व करेंगे किसी फॉर्म में। सो कैनिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेशन वेयर वी इंश्योर कि अगर लेट्स से टमाटर का सीजन है या कॉर्न का सीजन है, इट इज हार्वेस्टेड एंड इट इज प्रिजर्व्ड as per the standard quality guidelines and it is available to our consumers throughout the year. अब अगर होटल रेस्टोरेंट्स है, आप वहां पे टमाटर का सीजन नहीं है लेकिन शाही पनीर तो सबको 12 महीने चाहिए, तो वो शाही पनीर भी एक पर्टिकुलर क्वालिटी का ही बनाना है होटल वाले को। So he has to have a consistency of tomato that is coming to him. So and that अभी कोरोना का पूरा टाइम है और हम डर रहे हैं कि हम वेजिटेबल कैसे यूज करें, कहीं पे इसमें कहीं नॉर्मल पता नहीं उसको प्रॉपर वॉश किया गया है, जो सप्लाई कर रहा है उसने पूरा हाइजीन रखा है। अब लेकिन हमारे हिंदुस्तान में आज भी मतलब मैं इस सेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि साहब वो सड़क पे जो समोसा बना रहा है
वो कॉयल यूज कर रहा है, वो कैसे हाइजीन किस हाथ से उसको बना रहा है, जो लड़का उसका उसको आटा गूंथ रहा है वो क्या कर रहा है, और वो किस तरीके से बन के, और हम बड़े चाव से सड़क पे खा लेते हैं। लेकिन वही अगर फ्रोजन होता है, में बनता है, एक बड़ी कंपनी बनाती है जहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन कहीं होता ही नहीं है, हाथ का टच ही नहीं होता है, मैक्सिमम इसको रोका जाता है, अगर होता भी है तो बहुत हाइजीनिक तरीके से होता है, वो माइनस में जो है वो प्रिजर्व किया जाता है, -20 में ऑक्सीजन नहीं होती, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो आप कोई भी प्रोडक्ट जैसी क्वालिटी में वैसे ही रहता है, जब वो बाहर आता है तो एज गुड एज, मतलब अगर आप उसको 24 घंटे में खा सकते हैं तो इसको भी 24 घंटे में खा सकते हैं। लेकिन लोगों को ये समझा पाना कि ये प्रोडक्ट केन्ड है और ये फ्रेश है, ये ज्यादा आपके लिए हाइजेनिक है, बिकॉज ऑफ एक स्टैंडर्ड, उस पे ये वॉश हुआ है, ये बॉयल हुआ है, ये पैक्ड हुआ है, ये प्रिजर्व हुआ है, इसने ये स्टैंडर्ड फॉलो किया है। ये मार्केट से आया है जिसको पता नहीं किस पानी से धुला गया है, किस पानी से छिड़का गया है, आप कैसे उसको लेके आ रहे हो, तो ये आप कैसे फेस करते हो, लोगों को एजुकेट, क्योंकि धीरे धीरे हिंदुस्तान भी एजुकेट हो रहा है, बाहर क्योंकि प्रोड्यूस ही नहीं होता, ज्यादातर कंट्रीज में सब कुछ मिलता नहीं है, हम हैबिचुअल है, हम मटर तभी खाएंगे जब वो ताजी मिलेगी नॉर्मल में, तो हम अभी मतलब एक मार्केट साइज ऐसा नहीं है कि केंद्र का नहीं है, पर वो होटल या समझदार लोगों तक ही सीमित है। इन जनरल पॉपुलेशन जो है वो 80 रुपए की मटर खरीद लेगी, लेकिन वो पैक्ड वाली जो है वो 160 रुपए का जो बीन्स है, मतलब वो शायद उससे सस्ती पड़ रही है, वो नहीं खरीदेगी। तो ये एक जनरल वो है, जिसको कैसे आप एजुकेट करते हैं लोगों को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। धीरे धीरे लोग एजुकेट हो रहे हैं। अब आप जाते हैं एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप जब बड़े उस पे जाते हैं तो हम जानते हैं कि वो अगर मैके है तो वो मैके मतलब वो उसमें क्वालिटी मेंटेन है ही, हम उसी को फ्रोजन करके और वही फ्राई करके मिलता है। तो समोसा अगर है वो एयरपोर्ट में तो हम 200 रुपए 150 रुपए देख के भी खाते हैं, और वो हर समोसा एक ही क्वालिटी का मिलता है, क्योंकि एक ही तरीके से बनता है, एक ही तरीके का आलू यूज होता है, एक ही तरीके का मसाला यूज होता है और एक ही तरीके से फ्राई होता है। पर आप कैसे एजुकेट करते हो, ये मेरे को जानने की बहुत है, क्योंकि लोग अभी एजुकेटेड है नहीं, जनरल पब्लिक इन जनरल। यस, अभी कैंड फूड की तरफ रिटेल कस्टमर का ज्यादा रुझान नहीं है, बट वी आर सीइंग अ चेंज इन द पीपल माइंडसेट. Earlier, this was only limited to hotels, restaurant caterers, where there are chefs using it. उनको वो sterilized product use करना चाहते हैं. They are very careful of the ingredients that go in their dishes. However, retail customers now आप देखेंगे पीछे दिल्ली में टमाटर की प्रॉब्लम हुई थी, अवेलेबिलिटी नहीं थी. So lot of people started using tomato puree. और जैसे जैसे product trials बढ़ते हैं हमारे, अभी जैसे at this stage where अभी आपने कोरोना का एग्जांपल लिया, at this stage people are a little wary of using fresh fruits and vegetables. At that place they are wanting to, and we are receiving a lot of calls and general information calls from people asking whether it is safe to use canned food or not, and we are replying to our customers. There is a social channel that we are trying to educate people on why canned food is safe, that whatever is in the can is 100% sterilized. अगर कैन के अंदर कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है बाय चांस, तो वो कैन की शेप देख के पता लग जाता है कि ये कैन पफ हो रहा है, इसके एंड्स बल्ज हो रहे हैं, तो देयर इज अ बैक्टीरियल एक्टिविटी. बट एज लॉन्ग एज द कैन इज स्टैंडिंग प्रॉपरली ऑन द शेल्फ, ऑन द टेबल, दैट मीन्स उसके अंदर का जो प्रोडक्ट है दैट इज 100% बैक्टीरिया वायरस फ्री. इट इज एज गुड एज स्टेराइल. चलिए, तो ये आज के कोरोना एज में तो बहुत ही मेरे को लगता है कि आपको इसको एज ए मार्केटिंग टूल यूज करना चाहिए और लोगों को और अवेयर करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम अगर लोग अवेयर होंगे तो उनमें डर भी है और एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी आपका बेहतर तरीके से होगा. अभी आपने जैसे 2 प्रोडक्ट्स की बात की, आप जो केन प्रोडक्ट्स और क्या क्या मार्केट वाइज क्या क्या केन प्रोडक्ट हो सकते हैं, एक थोड़े हमारे व्यूअर्स को आइडिया दीजिए, जो एक अच्छी मार्केट या मार्केट साइज में लोगों को चाहिए होते हैं, क्या मार्केट की डिमांड है, कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कैन की है. अगर हम कैनिंग का प्रोसेस देखें तो कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल हम कैन कर सकते हैं. जनरली जो मार्केट में जिनकी अभी अच्छी मार्केट है कैंड प्रोडक्ट्स की, वो इन जैसे टमेटो प्यूरी की बहुत अच्छी मार्केट मिलेगी आपको, मशरूम्स की, स्वीट कॉर्न की, बेबी कॉर्न की, जो सीजनल आइटम्स होते हैं उनकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है. पोटैटो प्याज की नहीं मिलेगी, वो प्रॉब्ली
बट आइटम्स विच आर सीजनल उसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड रहती है, जैसे लीचीज हो गए फ्रूट्स में, कैंड लीचीज आप किसी भी चाइनीज रेस्टोरेंट में चले जाइए, जो फाइनल डेजर्ट है यूजुअली दैट्स अ लीची मेड डेजर्ट। सो वो लीची की रिक्वायरमेंट पूरे साल रहती है, मैंगो पल्प की, मैंगो स्लाइसेस की रिक्वायरमेंट पूरे साल रहती है। तो हम ये बात करें कि जहाँ पे जो भी प्रोड्यूस है इजीली अवेलेबल है, तो उसको वहाँ पे हम केन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका रेट भी अच्छा है और उसको जो है वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से हम उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो जो साइजेस होती हैं केन फूड में, दो चीजें जानना चाहेंगे। एक तो केन जो प्लांट है, एक एमएसएमई सेक्टर के लिए, वो अगर हम मान के चलते हैं कि साहब आधा केजी, 1 केजी और हम मैक्सिमम 3 केजी या 5 केजी तक जाते हैं, अगर ये प्रोड्यूस की लाइन लगाना चाहते हैं तो इसका एक इन्वेस्टमेंट रफली क्या आता है? देखिए कैन फूड का इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आप ऑटोमेशन कितनी चाहते हैं। ठीक है, एक कैंड फूड फैक्ट्री सेटअप करने के लिए थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपको एक अच्छा रिटॉर्ट चाहिए होगा, स्टेरिलाइजेशन चेम्बर चाहिए होगा, आपको एक बॉयलर चाहिए होगा जहां से स्टीम आए, आपको एग्जॉस्टिंग पाइप्स चाहिए होंगे। सो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कैनिंग लाइन की, वो अगर आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और आप बाकी चीजें ऑटोमेट ना करें, वो लोगों से ही ऑपरेट कराए बाय मेंटेनिंग गुड एम्प्लॉय हाइजीन, सो आई थिंक वन कैन सेट अप अ कैनिंग फैसिलिटी। गिवन की गवर्नमेंट का भी आपने बोला किसान संपदा योजना है, जो अम्ब्रेला योजना है फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट हैज। सो अगर वो देखे तो एक मध्यम वर्ग का बंदा आराम से फैक्ट्री सेटअप कर सकता है। अमाउंट, एक रफ अमाउंट का आइडिया कैपेक्स के लिए? Capex to set up a proper automated canning factory would be upwards to CR. But however, if somebody wants to, let's say, instead of a proper retort, actually fruits and vegetables पे भी depend करता है, कई fruits और अगर हम कहें तो 1 करोड़ से vegetables लेके होते और हैं जिनको pressure retort 1 नहीं करोड़ करना, से लेके और तो हम उनको 3 सिर्फ करोड़ कैन के को 1 सीआर से 3 सीआर के बीच में एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं इसमें। absolutely एक रफ आइडिया। अच्छा, मशीन्स और उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे आपसे। अभी इसमें जो जो सबसे बड़ी चीज है वो प्रिजर्वेटिव्स क्या यूज करते हैं, जिससे इसकी सेल्फ लाइफ नॉर्मली कितनी होती है, और वो तो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती होगी, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स क्या यूज करते हैं और वो कहीं पे भी ह्यूमन उसको कोई इफेक्ट तो नहीं करते? मतलब ऐसे तो सारे स्टैंडर्डाइज ही होते हैं और सारे अप्रूव्ड एफएसएसआई के अकॉर्डिंग ही आप यूज करते हो, लेकिन क्या है कि लोगों में भी हाइजीन के प्रति पैकेज फूड और उस पर डर रहता है, तो क्या प्रोडक्ट क्या कैसे यूज करते हैं और कैसे सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं? सी कैंड फूड में प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स बिल्कुल नहीं यूज होते हैं। दिस इज द मोस्ट, ये काफी सरप्राइजिंग लगता है सबको, बट लेकिन जो कैनिंग का प्रोसेस है, स्टेरिलाइजेशन उस प्रोसेस की वजह से होती है। तो कैनिंग का प्रोसेस बेसिकली ये होता है कि जब हम प्रोडक्ट एक कैन में, एक खाली कैन लेते हैं, पैकेजिंग मटेरियल लेट से, उसमें हम प्रोडक्ट भर देते हैं, देन वी फिल अप ब्राइन और सॉल्ट वाटर, स्लाइटली सॉल्टी वाटर, फिर हम उसमें से ऑक्सीजन पूरा कैन में से निकाल के उसे क्विकली सील कर देते हैं। Sterilization comes when we now that can is put in under a very high temperature and pressure condition for some time. तो थर्मल प्रोसेसिंग होती है कैन की, जिसके अंदर, जिसकी वजह से सारे अंदर बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो एलिमिनेट हो जाते हैं। सो दैट प्रोडक्ट बिकम्स 100% स्टेराइल ड्यू टू थर्मल प्रोसेसिंग। और नाउ बिकॉज इट इज सील्ड, उसका बाहर के हवा से इंटरेक्शन नहीं होता है, और अगर बाहर की हवा से इंटरेक्शन नहीं होगा, अंदर सील्ड है, इट इज फिल्ड, और उसमें ऑलरेडी स्टेराइल है, तो सो द प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ अपने आप बढ़ जाती है। यू डोंट नीड टू ऐड प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स, इट्स द प्रोसेस ऑफ कैनिंग इटसेल्फ दैट गिव्स इट दैट शेल्फ लाइफ। आप उसमें लिक्विड तो कुछ यूज करते होंगे, शुगर या सॉल्ट का कुछ? Yes, fruits के लिए usually sugar solution use होता है, but that's a very light sugar solution, about 5%, 6%. Sometimes heavy sugar syrup if needed, अगर बहुत मीठा product किसी को खाना है तब, but a sugar solution or a salt solution. देखिए कितना कितना बड़ा मिथक है, मेरे को भी नहीं पता था। अब सिर्फ एक सिंपल प्रोसीजर है किसी चीज को प्रिजर्व रखने का कि आप ऑक्सीजन वहां से निकाल दें, इससे सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, और जब ऑक्सीजन नहीं होता तो किसी तरीके का कोई भी
जो है वो उसमें खराब होने का कोई चांस ही नहीं बनता। आप उसको कितने ढंग से, कितने अच्छे तरीके से, किस किस सॉल्ट या किस मिक्स के साथ उसमें आप, चाहे उसमें आप सॉल्ट यूज कर लीजिए, उसके लिक्विड के साथ डाल दीजिए या शुगर के साथ डाल दीजिए, और 100%, और इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो मतलब 24 महीने से 36 महीने तक हो सकती है। मैं सही हूँ ना इसमें? एब्सोल्युटली सर। तो आप इसमें सिर्फ एक केनिंग प्रोसेस और इसमें केनिंग प्रोसेस को सिर्फ आपको जो है वो प्रॉपर रखना है कि अगर आप इसको जो जो प्रोसेस है वो कितना हाइजेनिक है और कितना ऑटोमेटेड है। कॉस्ट डिपेंड करेगा कितना आप ऑटोमेटेड प्लांट लगाते हैं। कितना आप सेमी ऑटोमेटेड लगाएंगे तो ये कॉस्टिंग कम हो जाएगी। अगर आप मैनुअल इंटरवेंशन रखेंगे तो आपको जो है वो कॉस्टिंग थोड़ी और रिड्यूस हो सकती है। तो इस प्लांट को 1 करोड़ से लेके और 3 करोड़ तक एक अच्छे प्लांट को सेटअप किया जा सकता है। आपके लोकेशन में, आपके पास में जो प्रोडक्ट है, जो आपके पास में जो प्रोड्यूस है, उसको केन किया जाता है देखते हुए मार्केट। 3 तरीके की मार्केट होती है जहां तक मैं समझता हूँ। एक मार्केट वो है जहां पे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से भेजते हैं। एक मार्केट का तरीका ये, और वो अपने आगे जो है वो सप्लाई करता है। अगर आप किसी भी ऐसे वेंडर को जानते हैं जो उसको, जिसके पास ये एज ए बाई प्रोडक्ट यूज होता है, एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है, जैसे कोई केचप बनाता है और आप प्योरी बनाते हैं और आप प्योरी को केन करके उसके पास सेल कर देते हैं, तो एक तरीके से आपका रॉ मटेरियल है, मतलब उसका आपका फाइनल प्रोडक्ट है, उसके लिए रॉ मटेरियल है। और तीसरा ये है कि आप अपनी मार्केटिंग टीम डेवलप करके अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को खुद स्टैब्लिश करते हैं, अपना पूरा नेटवर्क बनाते हैं, और इस प्रोडक्ट को जो है वो एज ए इंडिविजुअल कस्टमर्स को, होटल्स को, कारपोरेट्स को, जहां पे इसकी नीड है, जो कैटर्स हैं, वहां पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा सही बोल रहा हूँ? एब्सोल्युटली। एक और तरीका है, अगर कोई नए एंटरप्रेन्योर शुरू कर रहे हैं, कैनिंग फैसिलिटी डाल रहे हैं, तो द बेस्ट थिंग फॉर देम टू डू इज टू टाई अप विद द मार्केटिंग कंपनी हु इज ऑलरेडी डूइंग सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे उनका कॉस्ट सेविंग इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग बहुत हो जाता है। So they can focus on their main line on production, and marketing can be given to a third party or a third agency which can market the products on their behalf. So basically canning process starts when we receive fruits or vegetables. जब आपने fruits and vegetables receive करी, you have to sort it and clean it properly. आप उसकी sorting करेंगे, cleaning करेंगे, grading करेंगे कि कौन सा खराब है, कौन सा ठीक है, साइज के हिसाब से ग्रेडिंग होती है, उसके कलर के हिसाब से ग्रेडिंग होती है। जो क्लीनिंग होती है दैट कुड बी ऑटोमेटेड और दैट कुड बी मैनुअल, वो डिपेंड करता है आप कैसी फैक्ट्री लगाते हैं, ऑटोमेटेड लगाते हैं या फिर मैनुअल लगाते हैं। आफ्टर दैट इज प्रोसेस्ड एंड क्लीन डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, अगर आपको लेट्स से अगर आप पाइनएप्पल लिया है आपने, तो पाइनएप्पल को पील करना पड़ेगा, उसका क्राउन उतारना पड़ेगा, उसको डाइस करना है या स्लाइस करना है, तो उसे ईटेबल फॉर्म में आपको लाना पड़ता है प्रोडक्ट को। तो जैसे अगर पाइनएप्पल है, बेबी कॉर्न है, बेबी कॉर्न का बाहर से कवरिंग उतारनी पड़ती है। सो आफ्टर दैट इज डन, हमें ये जो प्रोडक्ट है, ये कैन्स हमारे पास एम्प्टी आते हैं फ्रॉम वेरियस वेंडर्स। देयर आर लॉट ऑफ टिन कैन मैन्युफैक्चरर्स अक्रॉस इंडिया। सो उनसे आप टिन प्रोक्योर कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को, जैसे आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट में चाहिए, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, कट करके, सॉर्ट करके, क्लीन करके आप इन्हें कैन में भर लीजिए। उसके बाद यू हैव टू पुट इन सॉल्ट सोल्यूशन, और यू हैव टू पुट द ब्राइन और शुगर सोल्यूशन बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। फिर ये कैन फिल करने के बाद कैन की एग्जॉस्टिंग होती है। नाउ एग्जॉस्टिंग इज अ प्रोसेस वेयर द ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कैन. So as soon as the exhausting process is over, there are exhausting chambers. So as soon as the oxygen is removed, we need to place a lid on the top of the can and seal the can so that oxygen remove ho gayi. Now there is no more interaction with the outer atmosphere, of the inside product. So यहाँ तक हमारा can seal हो गया. At some places fruits and vegetables को exhausting से पहले blanch भी करा जाता है. There are a few fruits and vegetables which need blanching. Now blanching is also a process where fruits या vegetables को उबाला जाता है at high temperature suddenly, so that stops the enzymatic action in it. क्योंकि अगर किसी फ्रूट या वेजिटेबल में एंजाइम रहेंगी तो केले में जैसे एंजाइम रह जाती हैं तो वो ब्राउन होता रहता है, बोलते हैं पकता रहता है.
ठीक है, तो वो पकना रुक जाता है उसका, इट बिकम्स एक लाइफ में उसके एक फुल स्टॉप लग जाता है, तो इट विल स्टे अ फ्रेश मशरूम आफ्टर ब्लांचिंग लाइक दैट. So कई fruits and vegetables would need blanching before exhausting. Now once the exhausting is done and we have sealed the can, we need to sterilize the can. Sterilization is the process where it could be either just temperature sterilization or temperature and pressure sterilization together based on the product. After the product is kept under high temperature or high temperature and pressure together, it is suddenly cooled. Yeah. So that हम स्कूल की बुक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं कि सडनली गर्म करो और ठंडा करो तो अंदर के माइक्रोब्स बैक्टीरियल एक्टिविटी सारी खत्म हो जाती है. So once it is cooled, the products inside the can are free of any microbial activity, bacterial activity, virus so to say. So that gives us a sterilized product. उसके बाद आप कैन को अपना लेबल लगा सकते हैं, पैक कर सकते हैं, कार्टन एंड देन नंबर डाल सकते हैं, बात कर सकते हैं. तो जहाँ तक मैंने समझा, सबसे जरूरी है कि आप उसको प्रॉपर्ली, जब भी वॉशिंग के लिए आप मैनुअल प्रोसेस भी कर सकते हैं और आप अलग अलग यूनिट्स लगा सकते हैं. आप चॉपिंग के लिए भी ऑटोमेटेड प्लांट लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द जो भी आपका प्रोड्यूस है उसको आप कैसे एक ईटेबल फॉर्म में लेके आते हैं. फिर उसके बाद आपको 100% जो है वो ऑटोमेटिक प्लांट के थ्रू जाती है, उसकी पूरी ऑक्सीजन को आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, या आप उसको हीट कर रहे हैं तो आपको उसी लेवल पे उसको इमीडिएट कूल करना पड़ेगा, जिससे पूरा बैक्टीरियल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम रोक सके और उसको पूरे इस तरीके से स्टरलाइज कर सके. साथ में हम ऑक्सीजन पहले से निकाल करके उसको केन को जो है वो ब्लॉक कर चुके हैं किसी तरीके के बाहर के एटमोसफियर से. एक सिंपल प्रोसेस है, किसी तरीके के केन प्रोडक्ट में आपको यही यूटिलाइज करना पड़ेगा. अब उसके अंदर आप जो मटेरियल रखते हैं वो आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि आप सॉल्ट का यूज करेंगे या आप जो मिक्सचर है वो शुगर का यूज करेंगे. लेकिन आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि आपको इसमें कोई प्रिजर्वेटिव होता ही नहीं है. लोगों को जो नॉर्मली इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए तो प्रिजर्वेटिव डालने पड़ते हैं, तो ये कहीं से भी जो है वो सही नहीं है. इसको आपको एजुकेट करना है और अपने प्रोडक्ट की मार्केट करनी है. तो आज हमने बहुत नॉलेज ली सुप्री शर्मा जी से, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को आगे भी जो है वो ऐसे एडवाइस करते रहें, और हम इसमें आपकी हेल्प भी चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा एक मिशन है जिसको हम लोग स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन कहते हैं. हर आदमी पढ़ाई के लिए 17 साल लगाता है, 20 साल पढ़ाई करता है, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर 24 घंटे में बनना चाहता है. तो हमेशा हम यही कहते हैं कि साहब, आपने अपने कैरियर को बनाने के लिए जो है वो 17 साल पढ़ाई की है, तो कम से कम आप किसी भी उसमें जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, तो उसको स्टडी करिए, उसको समझिए, उसकी मार्केट को समझिए, अपने प्रोड्यूस. जैसे आपने बहुत सिंपल सी चीज बताई जो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अगर मार्केटिंग इसकी अवेलेबल है, बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है, तो आप प्रोडक्शन पे फेस करिए और अपने प्रोड्यूस को एस्टेब्लिश होने दीजिए. अब मार्केटिंग किसी और को दे दीजिए, मार्जिन आपका कम बचेगा पर आपको एक श्योरिटी रहेगी. और सिप्पी जी आपको मार्केटिंग में भी हेल्प करने को तैयार है. अगर उनकी कंपनी एस्टेब्लिश्ड है तो आप किसी तरीके से भी गाइडेंस ले सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. हमारे एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करते रहिए, और ऐसे बहुत सारी लोगों से, अच्छे लोगों से, एक्सपर्ट लोगों से आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए, अपने बिजनेस आइडिया को फ्रीज करते रहिए. जब आपका बिजनेस आइडिया फ्रीज हो जाए तो आप उसको और एक्सप्लोर करने के लिए हमसे जुड़िए, जहाँ पे आपको हम एक्सपर्ट से, मशीन सप्लायर से और लोगों से कनेक्ट कराते हैं. आपको प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग बताते हैं, बैंक की जो स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट की जो फंडिंग स्कीम है उसके बारे में बताते हैं, सारे तरीके के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं जो एक किसी भी इंडस्ट्री को चाहिए होता है. तो आपको हम कंप्लीट एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए इस मिशन में है. सिप्पी जी ने आपको, हमारा दोनों का साथ दिया है इस मिशन को और आगे बढ़ाने में. ऐसे ही हम आपको और लोगों से जोड़ते रहेंगे. और सिप्पी जी की बहुत सारी डॉक्यूमेंट जो हमने पूरे प्रोसेस को, डॉक्यूमेंट्री को दिखाया है, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है. ये इंटरव्यू भी अवेलेबल रहेगा हमारे मोबाइल ऐप पे और हमारे पोर्टल पे. तो आप इसको देख के आपको जरूर अच्छा लगा होगा, आपकी नॉलेज अपग्रेड होगी. आज के लिए इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद. अब वक्त हो चुका है बिजनेस की कुछ ऐसी बातों को जानने का जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंस की. तो चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस की. Good evening everyone.
मैं सी आयुष तलवार आज आपके साथ फिर एक बार एफ का सेशन लेके आया हूँ। एफ में हम लोग फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम लोग ऐसी कुछ जो की हेडलाइंस होती हैं या हाइलाइट्स होती हैं, ऐसी न्यूज़ होती हैं जो एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर डालती हैं। अब वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज की जो हमारी एक पहली मेजर हेडलाइन है वो नितिन गडकरी जी का एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने ये बोला है अपने स्टेटमेंट में कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है हमारा, इस टाइम में जो इकॉनमी स्लो डाउन हुई है वो एक टेम्प्रेरी फेस है इंडिया की बात करें अगर, एंड इंडिया स्टिल रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। अगर हम पूरे वर्ल्ड की कंपैरिजन की बात करें तो इंडिया की इकॉनमी जो है वो ग्रो भी कर रही है और इंक्रीजिंग रेट से ग्रो कर रही है। हाँ, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया है वो टेम्प्रेरी नेचर का है एंड समय के साथ वो भी पास ऑन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ एंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आई है जिससे कि और सेक्टर्स को बूम मिले, वो सेक्टर्स बूस्ट कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करी, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई एंड ये भी बोला कि इंडिया एक फेवरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन प्लेस है जहाँ पे कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती हैं, आके बाहर के जो कंट्रीज़ है वो भी आके इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इंडिया के पास चीप लेबर है, स्किल्ड मैन पावर है, जिससे की वजह से यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कंडीशंस होती हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है। तो ये सब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर डालते हैं। और कंट्रीज़ आके हमारे MSME सेक्टर्स को ग्रो कराने के लिए उनमें इन्वेस्ट कर सकती हैं एंड गवर्नमेंट काफ़ी स्टेप्स भी ले रही है कि वो इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो एंड एक्सपोर्ट ज़्यादा करे। सेल्फ रिलायंट बनने के लिए इन हाउस प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट करवा रही है, स्टार्टअप्स हो रहे हैं इंडिया में, जो सब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर डाल रहा है। और जो थोड़ा बहुत स्लो हुआ है इकॉनमी हमारा, क्योंकि लॉकडाउन लगा था पूरे देश में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, केवल इंडिया की इकॉनमी स्लो डाउन नहीं है, ऐसी बहुत सी कंट्रीज जिनकी इकॉनमी भी स्लो डाउन हुई है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो इंडिया का है वो भी टेम्प्रेरी फेस का है, समय के साथ वो भी पास ऑन हो जाएगा। ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जैसे कि अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें या एग्रो MSME सेक्टर्स की बात करें या फॉरेस्ट MSME सेक्टर्स की बात करें, सो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बाहर की कंट्रीज आके इन्वेस्ट कर सकती हैं और हमारी इकॉनमी को हेल्प कर सकती हैं, वो ग्रो कर से करेगी एंड जो सेल्फ रिलायंट इकॉनमी को बनना है वो भी हम बन सकते हैं। और जो हमारी कोविड-19 पेंडेमिक की जो वॉर है वो भी हम जीतेंगे एंड जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो उससे भी हम लोग लड़ रहे हैं एंड डेफिनेटली इस चीज़ को भी हम लोग पास ऑन कर देंगे। और जो फेज़ जो चल रहा है अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन का, वो एक टेम्प्रेरी फेस है, बट इन कमिंग फ्यूचर इंडिया हैज़ दैट पोटेंशियल टू ग्रो देयर इकॉनमी एट एन इंक्रीजिंग रेट। जो हमारी दूसरी हेडलाइन है वो तमिलनाडु से स्टेट से रिलेटेड है। इसमें एक मेजर हाईलाइट ये है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है अराउंड 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का इन डिफरेंट एरियाज़ इंक्लूडिंग सोलर पावर एरियाज़। तो ये जो MOU साइन हुआ है ये काफ़ी डिफरेंट एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए हुआ है और इसका जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का वो अराउंड 10,000 करोड़ का अमाउंट है एंड इसमें 8 MOU साइन हुए, जो 5 MOU साइन हुए हैं वो CM की प्रेजेंस में हुए हैं एंड जो 3 MOU साइन हुए वो वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुए थे। इस MOU जो साइन हुए हैं 10,000 करोड़ के लिए, ये काफ़ी डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट होंगे इंक्लूडिंग सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स के प्रोडक्शन के लिए भी। और अगर मैं आपको बता दूं तो जो सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स है उस पर हम लोग का इम्पोर्ट डिपेंडेंस रहता था, चाइना से हम लोग काफ़ी इंपोर्ट करते थे। तो अब गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया कि जो इंपोर्ट करते थे सोलर मॉड्यूल्स एंड सेल्स उस पर हम लोग हैवी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाएंगे जिससे कि इंपोर्ट रुक पाए। एंड जो इन्वेस्टमेंट ये प्लान लेके आए हैं वो इसी के लिए लेके आए हैं कि जो सोलर सेक्टर में भी डिफरेंट एरियाज़ एंड प्लस सोलर सेक्टर में भी हम लोग इन्वेस्ट कर पाए ताकि उसका इन हाउस प्रोडक्शन ज़्यादा हो। और इस MOU साइन जो हुआ है तमिलनाडु गवर्नमेंट से, इसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मोर देन 13,000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी अक्रॉस द स्टेट। तो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि जो हमारी एक बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है हमारे देश में वो भी दूर होगी कहीं ना कहीं। सो कोई जो इन्वेस्टमेंट जो कर रही है गवर्नमेंट, इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट तमिलनाडु की कर रही है इसमें इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ का, उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होगी, डिफरेंट एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट हो गए, सोलर सेल मॉड्यूल्स हो गया, आपका एग्रोटेक हो गया या आयरन फाउंड्री हो गया, इन डिफरेंट एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट होगा जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, इकॉनमी को एक बूस्ट मिलेगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने से लोगों को रोज़गार मिलता है, तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, जो भी ऑपरेटिंग कंडीशंस होती हैं वो एक बेटर होती हैं और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है हमारी इकॉनमी के लिए। तो सोलर सेल में भी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी था क्योंकि हम लोग का इंडिया हाईली डिपेंडेंट था इंपोर्ट के ऊपर। तो जो सेल्फ रिलायंट की एक जो चीज़ है, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो एक मिशन है उसको पूरा करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स जो गवर्नमेंट उठा रही है, केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें हेल्प कर रही हैं अपनी अपनी स्टेट को रिवाइव करने के लिए, इस इकॉनमी को ग्रो कराने के लिए। तो आज के हमारे FNA में जो हमने आपसे डिस्कशन किया वो ये किया कि जो अभी इकोनॉमी स्लो डाउन है ये एक टेम्प्रेरी फेस है, ये पास ऑन हो जाएगा समय के साथ एंड कोविड-19
पैंडेमिक की सिचुएशन भी कम हो जाएगी हमारे इंडिया में। और अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु सेक्टर की, तो तमिलनाडु स्टेट की, तो उन्होंने भी इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है और करीब 8 MOU साइन करें, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी और डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिलेगा एंड हमारी इकॉनमी पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सो आज के FNA में इतना ही। थैंक यू एवरीवन। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को फूड प्रोसेसिंग और फ्रोजन फूड से रिलेटेड जानकारियां प्राप्त हो गई होंगी। इससे संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए एंटरप्रेन्योर टीवी। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी कार्यक्रम में मिशन आत्मनिर्भर भारत शाम को 7 बजे। मैं प्रशांत, धन्यवाद।